पेपर चैप्टर नंबर पहला स्टार्ट करते हैं, संबंध एवं फलन। तो संबंध पढ़ने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए किसकी, सेट्स की। समुच्चय आपने सुने होंगे, समुच्चय क्या होते हैं? समुच्चय में बोलते हैं हम सेट। ये थोड़ी सी पता होना चाहिए समुच्चय क्या होते हैं, क्योंकि संबंध जो होते हैं वो जो होता है, रिलेशन जो होते हैं वो किसके होते हैं? सबसेट होते हैं ए क्रॉस बी के। और ए क्रॉस बी क्या होते हैं? इनका मतलब क्या है? ये सेट एक ए है एक बी है, इन दोनों सेटों के आपस में क्या है? क्रॉस सेक्शन आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? हम इसके उप समुच्चय को क्या बोलते हैं? संबंध कहते हैं। प्रत्येक जो संबंध जो होता है उसका ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। क्या होता है? उप समुच्चय। तो हम क्या है, पहले समुच्चय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पहले क्या है, समुच्चय पढ़ते हैं क्या होता है। तो समुच्चय जो होता है, समुच्चय होता है वस्तुओं के सुसंगठित, वस्तुओं के सुसंगठित मतलब एक तरीका से क्रमबद्ध, मतलब बोल सकते हैं कि सुपरवासित, एक टाइप से क्या बोलेंगे? सुपरवासित समूह को ही क्या कहते हैं? हम समुच्चय कहते हैं। जैसे सुपरवासित का मतलब क्या है? सुपरवासित का मतलब होता है कि सभी की नजरों में एक ही चीज हो। जैसे कि मैं बोलूं कि एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अगर स्टार्टिंग करने की बात बोले तो प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये सभी लोगों की नजरों में प्राकृतिक संख्या समान होती है, एक से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि प्राकृतिक संख्या, किसी से भी पूछोगे तो प्राकृतिक संख्या ही बोलेगा। इसका मतलब ये है कि ये प्राकृतिक संख्या का एक सेट है, मतलब समुच्चय है। और कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे आप लोगों के साथ और कोई भी ऐसा कौन सा है जैसे सेट ना कहें, तो वो होता है, जैसे मैंने बोल दिया कि इंडिया के टॉप मोस्ट 10 प्लेयरों का सेट, मतलब समुच्चय। तो टॉप मोस्ट जो प्लेयर हैं किसी को डिफाइन नहीं करते, मतलब मेरी नजरों में मैं विराट कोहली को मानता हूँ, कोई और किसी और को मानता है, कोई रोहित शर्मा को मानता है। टॉप मोस्ट किसी की लिस्ट अलग होगी, किसी की लिस्ट अलग होगी। इसका मतलब क्या है? वो कोई सेट नहीं है, मतलब सुपरवासित नहीं है एक टाइप से। तो इसी वजह से बोलते हैं सुपरवासित। समुच्चय वह होता है वस्तुओं के सुपरवासित समूह को क्या कहते हैं? हम समुच्चय कहते हैं। हम सेट तो किसी का भी हो सकता है, टेबलों का सेट ले लो, क्लास में स्टूडेंट्स का ले लो सेट। तो ये सब क्या होते हैं? सेट्स होते हैं। अब सेट्स को जो लिखते हैं, डिनोट जो करते हैं, वो किससे करते हैं? वो देखो, सेट जो होता है वो इन्वर्टेड के कॉमा में लिखा जाता है, ठीक है? इसमें लिखा जाता है इन्वर्टेड कॉमा में, और रिप्रेजेंट करते हैं इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। किससे करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से उसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके अवयव तत्वों को हमेशा किसमें लिखते हैं? इन्वर्टेड कॉमा में, मझला कोष्ठक में लिखते हैं। इसके अंदर कोई लिखा जाता है ए बी सी, तो ये जो कहलाते हैं क्या होते हैं? अवयव होते हैं। क्या होते हैं? अवयव। क्या कहलाएंगे? ये अवयव, ठीक है? जैसे ये भी, अब इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे अवयव को, तो कैसे करते हैं? ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब ए अवयव समुच्चय ए का तत्व है। अगर इसे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ए समुच्चय ए का तत्व है या अवयव है। ए समुच्चय ए का अवयव है। ए समुच्चय ए का अवयव है। अगर मैं देखूं इसमें ए बी सी है, इसके अलावा मैंने अगर डी लिख दिया तो इसको क्या लिखेंगे? डी अवयव नहीं है समुच्चय ए का। ऐसे लिख दो, डी अवयव नहीं है समुच्चय ए का, ठीक है? ये रीड करने मतलब पढ़ने की समझ में आ गया। ए जो है, ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ए समुच्चय है, ए अवयव है समुच्चय ए का, या ए समुच्चय ए का अवयव है, ठीक है? ए कोमा लगाना यहाँ पर, समुच्चय ए का एक अवयव है। या बोल सकते हैं ए अवयव है समुच्चय ए का, ऐसे भी लिख सकते हैं ए अवयव है समुच्चय ए का, ठीक है? और सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। कुछ भी मान लो एक बी ले लेते हैं सेट, ये मान लो 1 2 3 4 5 और आगे तक इनफाइनाइट तक, ये भी एक सेट है। इससे वो ले सकते हैं 1 बिलोंग्स टू बी, यानी इसको कैसे पढ़ेंगे? एक अवयव है समुच्चय बी का, एक अवयव है समुच्चय
इसी को भी ले सकते हैं जो इसमें है। अगर हमने लिख दिया A बिलोंग्स टू B, क्या है इसमें A आएगा, नहीं आ रहा, तो इसको मतलब डज नॉट कर देंगे। इसको मतलब A डज नॉट बिलोंग्स टू B, इसका मतलब है A अवयव नहीं है समुच्चय B का। ठीक है, यानी कि समुच्चय को लिखना और पढ़ना आ गया होगा आपको। जैसे कि समुच्चय A को मझला कोष्ठक में लिखते हैं, समुच्चय A को मतलब रिप्रेजेंट जो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो किससे करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखते हैं। पढ़ते कैसे हैं, A बिलोंग्स टू A, मतलब A अवयव है समुच्चय A का। और ये थे, अगर नहीं हो ऐसा कोई तत्व है जो उसमें नहीं पाया जाता, अवयव को तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्व। यानी कि B है, C है, इसमें D नहीं है, तो इसे क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, D अवयव नहीं है समुच्चय A का। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो ये समुच्चय समझ में आएगा। समुच्चय लिखने की भी दो विधियां होती हैं, रिप्रेजेंट करने की दो विधि होती है। वो कौन कौन सी होती हैं, एक सुनी होगी आपने रोस्टर विधि, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर विधि। ठीक है, ये विधि क्या होती है, इसमें देखो किसी भी सेट को जो कि क्यों रिप्रेजेंट करना है, जो उसकी एक्यूरेटी है उसे द्वारा रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म होती है। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक रोस्टर फॉर्म। मझला कोष्ठक में ऐसे ही लिख देते हैं, उसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। एक होती है समुच्चय निर्माण विधि, दूसरी कौन सी होती है, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं इसे, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, इसी समुच्चय को, इसी सेट को अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं इसके गुण प्रॉपर्टी के द्वारा या फिर इसके मतलब गुणों के द्वारा लिखना, उसे क्या कहते हैं, समुच्चय निर्माण। जैसे x सच दैट x, ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट आगे तक जा रही है, ये सभी प्राकृतिक संख्या। तो मैंने इसका गुण बता दिया, क्या बता दिया, गुण। x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या, मतलब ये सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। x भी एक प्राकृतिक संख्या, 2 भी एक प्राकृतिक संख्या, 3 भी एक प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब क्या हो गया, ये प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। तो ये तुरंत पहचाना। जैसे और भी ले लेते, मान लो एक सेट हमने B ले लिया रोस्टर विधि में, तो इसका मतलब 1 4 9 16 25 डॉट डॉट आगे तक ऐसे ही जा रहे हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, V, ठीक है, लॉन्ग सेट, इसमें लिखेंगे x सच दैट x। क्या गुण बनना है, इसका मतलब हमें दिखाई दे रहा है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। x सच दैट x एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं। कौन सी हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या का समुच्चय। ठीक है, और भी ले सकते हैं, मान लो सेट एक C ले लिया हमने, इसमें ले लेते हैं मान लो कि संडे मंडे ले लो, संडे मंडे आगे रिप्रेजेंट करे छोड़ दो। इसका मतलब ये क्या है, इसी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इसको करेंगे x सच दैट x एक क्या है, सप्ताह के नामों, सप्ताह के दिनों के नामों का समुच्चय, सप्ताह के दिनों के नाम। ठीक है, इतना लोगों को तो खुद समझ जाएंगे सप्ताह के दिनों के नाम क्या होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये सब चीजें होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक समुच्चय। तो जनरल सी चीजें हमें पढ़नी थी, क्योंकि हमें तो पढ़ना है संबंध। क्या पढ़ना है, संबंध। तो उससे पहले थोड़ा सा समुच्चय पढ़ना था, क्या होता है समुच्चय, हमने बता चुके हैं। अब चलते हैं फिर संबंध पे। संबंध क्या होते हैं, संबंध होते हैं कोई ऐसे दो समुच्चय जिनका क्रॉस निकाला जाए। क्या निकाला जाए, क्रॉस निकाला जाए, तो उसके प्रत्येक उप समुच्चय को क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंध। तो देखो संबंध कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो कि एक A है, क्रॉस सेक्शन समझो ये क्या है, एक सेट A है और इस सेट में 3 अवयव मान लेते हैं 1 2 3, ठीक है। और एक सेट B है जो
समुच्चय बी है इसमें मान लेते हैं ए बी सी, 3 नंबर से, यानी 3 अवयव हैं या 3 तत्व हैं, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका क्रॉस निकालेंगे तो क्रॉस का मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी, ठीक है, कार्टेशियन रूप जो होता है, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो इसका मतलब ये है इसका समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ क्रॉस निकालने पे इसके संबंध मिलेंगे। क्या मिलेंगे, जैसे एक से संबंध रखेगा 1, ए, ऐसी एक इस बी से भी रखेगा 1, बी, क्रॉस निकाले 1, सी, 11th क्लास में निकालते थे, ऐसे 2 के साथ करेंगे 2, ए, 2, बी, 2, सी, ठीक है। आगे 3, ए, 3, बी, 3, सी, ठीक है। ये क्या हो गए, एक टाइप से इसके प्रत्येक सभी तत्वों के बी के साथ क्या हो गया, संबंध हो गया। अब कहोगे सर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या समान आएंगे, नहीं, अलग अलग आते हैं। बी क्रॉस ए निकालेंगे तो बी का अवयव जो पहले आएगा और ए का क्या है बाद में आएगा। अभी देखो ए क्रॉस बी निकाला तो ए के सभी तत्व पहले स्थान पे होंगे और बी के सभी तत्व क्या होंगे, दूसरे स्थान पे होंगे, समझे। देखो ए पहला 1 नंबर है, इसमें देखो 1 पहले नंबर पे है, 2 भी क्या है पहले नंबर पे है, और 3 भी क्या है पहले नंबर पे है। इसके देखेंगे दूसरे नंबर पे ही होंगे, यानी जो भी अवयव लगते हैं यानी पहले की जगह पहला मतलब होगा जिसके आगे। अगर बी देखेंगे तो बी क्रॉस ए निकालेंगे तो इसके अवयव आएंगे a, 1, a, 2, a, 3, ऐसे b, 1, b, 2 और b, कितना आएगा 3, ऐसे C के साथ C, 1, C, 2, C, 3, ये क्या हो गया सेट हो, मतलब ये क्या हो गया एक तरह से आपस में। तो इस ये बहुत सारे क्या बने हमारे पास, वो नहीं संबंध, इन्हीं को मतलब किसी एक को देगा, 2 को देगा, 3 को देगा, ऐसे संबंध हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। इन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो हमारे जो संबंधों के प्रकार देखने हैं, संबंध समझ में आ गए होंगे तुम्हारे क्या होते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। इनके ये जो है इसके अंदर से किसी एक को ले लो, जैसे 1, ए ले लिया, यानी कि इसका ये होगा ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा, ये क्या है उपसमुच्चय ए क्रॉस बी का। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या कहलाएगा, बताओ, उपसमुच्चय है ये, तो ये क्या कहलाएगा, एक तरह से संबंध कहलाएगा। ये संबंध ही हमें पहचानने क्या चीजें। तो हम जो पढ़ेंगे वो 4 प्रकार के संबंध पढ़ेंगे। कितने प्रकार के, 4। कौन कौन से हैं 4 प्रकार के संबंध। पहला संबंध है तत्समक संबंध। क्या होता है, तत्समक संबंध। सबसे पहले हेडिंग डालो क्या, संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार क्या प्रकार हैं, यानी ये बोलेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। पहला है इसमें, पहला संबंध आएगा तत्समक। कौन सा आएगा, तत्समक संबंध, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। तत्समक संबंध क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, कोई भी हमने सेट ले लिया, जो रिलेशन जो आएगा ए रिलेशन टू ए फॉर ऑल कंडीशन, ए रिलेशन टू ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल। किसके लिए, फॉर ऑल लगाना है तुम्हें, ये सभी तत्व, जैसे लेट कर लेते हैं, लेट यानी कि माना हमारे पास कोई सेट है ए, ठीक है, कोई सेट ए है और ए में हमने कोई तत्व ले लिए, मान लो तत्व है अवयव है 1, 2, 3, क्या है 1, 2, 3, 1, 2, 3 अवयव हैं। अब इनके जो संबंध बनाएंगे तो वो खुद के साथ रिलेशन होने चाहिए फॉर ऑल कंडीशन, फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए। किसमें होने चाहिए, ओ ए में जितने तत्व हैं, कितने हैं, जितने भी तत्व हैं उनका सबका खुद का रिलेशन हो तो उसे क्या बोलते हैं, तत्समक संबंध कहते हैं। वो कैसे, ए रिलेशन टू ए, इसका मतलब ये है कोई भी रिलेशंस बनेंगे, इसका मतलब 1, 1 मतलब अब खुद के साथ ही रिलेशन हो, ठीक है। 2, 2 यानी खुद का क्या है, खुद के साथ ही रिलेशन है, जैसा पहली इमेज है उसका प्रतिबिंब क्या है, दूसरा ही हो, सेम ही हो,
यानी 3,3 ये ना तो इनसे ज्यादा हो ना इससे कम हो, ऐसे संबंधों को क्या कहते हैं? तत्समक संबंध कहते हैं। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ए रिलेशन टू ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए। जितने तत्व ए में, जैसे ए है, एक हमने सेट ले लिया, जो भी सेट है उसमें 1 2 3 है, तो इसके रिलेशन जो बनेंगे 1,1 2,2 3,3, यानी इसमें 3 तत्व हैं। कितने हैं? 3 अवयव हैं, तो तीनों के संबंध खुद का खुद से हो, ना कि ऐसा बन जाए कि 1,2 आ गया, नहीं, एक का 2 के साथ रिलेशन होगा, दूसरे के साथ होगा, इसका मतलब ये क्या होगा? नहीं होगा। यानी खुद का खुद से हो, एक का एक के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, मतलब स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन हो, उसे हम क्या कहते हैं? तत्समक संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्समक संबंध कहते हैं। समझ में आया नहीं? जैसे कि अगर तुम सर कहोगे इसमें 3 अवयव है, अगर हम ऐसा करना चाहें कि हमने ले लिया 4,4, ये भी तो खुद का खुद से रिलेशन है, मगर इसमें तो हमारे पास केवल 3 अवयव हैं। कितने हैं? 3, और इसमें कितने? 4 कहां से आ गए? है ही नहीं इसका, इसका मतलब ये संबंध नहीं होगा। संबंध वही कहलाएगा जो कि केवल खुद का खुद से संबंध हो, कितने? जितने उस सेट में तत्व हैं या अवयव हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे एक और सेट इसका लिखते हैं, तो 1,1 2,2 3,3 1,2, क्या ये रिलेशन होगा? तत्समक संबंध होगा ये? तो देखें 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, इसका मतलब खुद के इस सेट में कितने? 1 2 3 ही है, 1 2 3 के खुद के रिलेशन मिल गए, मगर 1,2 ये एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये कहता है कि ना ज्यादा ना कम, खुद के खुद से रिलेशन होना चाहिए, इस वजह से संबंध नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में और भी ले लेते हैं हम, 1,1 ले लिया, 2,2 ले हो गया, क्या ये संबंध होगा? देखो 1 का 1 का रिलेशन है, 2 का 2 का रिलेशन है, 3 का है क्या? नहीं है, इस वजह से ये भी संबंध नहीं होगा। ठीक है, तत्समक संबंध नहीं होगा। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1,1, ठीक है, 1,2 2,1, क्या ये बताइए होगा? ये क्या कहता है? ये कह रहा है खुद का खुद से रिलेशन, ए रिलेशन टू ए बिलोंग्स टू आर, जितने भी हैं खुद स्वयं का स्वयं से रिलेशन हो, खुद का खुद से संबंध हो, तो उसे बोलते हैं। 1 का 1 से रिलेशन है, बहुत बढ़िया बात है, 2 का 2 का है ही नहीं, इसमें आंख मीच के बंद कर दो कि ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या, खुद का खुद से रिलेशन सभी के होने चाहिए। और दूसरी बात, ये वैसे भी गलत होगा, एक दूसरे के साथ रख लिया ऐसे रिलेशन, खुद का खुद के स्वयं का स्वयं के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? तत्समक संबंध। आप नोट करना चाह रहे तो नोट कर लें। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरा जो संबंध है वो है स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। कौन सा है? स्वतुल्य। दूसरा जो संबंध है वो है स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। और स्वतुल्य संबंध को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या कहते हैं? स्वतुल्य को रिफ्लेक्सिव। क्या होता है बताओ? स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध होते हैं ए रिलेशन टू ए, ठीक है, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए। जो भी सेट है हमारे पास, ए सेट है, इसमें 1 2 3 ऐसे अवयव हमने ले लिए, पिछले भी एग्जांपल इसी के साथ लिए थे, अब भी लेते हैं। ठीक है, ए रिलेशन टू ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, मतलब जितने तत्व हैं सभी के लिए खुद का खुद से रिलेशन हो। एंड ए रिलेशन टू बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, किसमें होना चाहिए? बिलोंग्स टू आर। और इसकी जरूरी नहीं है कि फॉर ऑल की कंडीशन हो, कुछ हो, ज्यादा भी रख सकता है, जरूरी नहीं है कि खुद के साथ रिलेशन एक आध ज्यादा हो तो क्या है? स्वतुल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वतुल्य रिलेशन कहलाता है। तो स्वतुल्य के लिए कंडीशन अगर देखें तो क्या होगा? जैसे मान लेते हैं कि इसका a, a बिलोंग्स टू r, ठीक है, ये तो होना चाहिए फॉर ऑल कंडीशन बिलोंग्स टू a, मतलब जितने भी तत्व हैं इसमें सब के लिए। एंड यानी a, b बिलोंग्स टू r, मतलब a और b दोनों इसमें होने चाहिए। और बकाया जरूरी नहीं कि इसका उल्टा है दो भी हो, जो कुछ भी एक के संग दो, दो के साथ तीन भी हो, जितने बन सके वो हो, तो उसका स्वतंत्र कंडीशन कहलाती है। एग्जांपल लेते हैं, r = 1, 1, 2, 2, 3, 3,
यानी कि ये तो सेट में कितने तत्व हैं, 1 2 3, कितने हैं 1 2 3। इसका मतलब तीनों का खुद का स्वतुल्य, मतलब स्वतुल्य होने के लिए क्या है, तत्समक होना, स्वयं का स्वयं से रिलेशन होना तो क्या है, जरूरी है। उसके अलावा अब कुछ और रख ले, ये भी अगर आपसे दे दिया कि ये बताओ कि ये है या नहीं है, तो ये इसका मतलब ये है स्वतुल्य कंडीशन है। पहली कंडीशन को क्या है, फॉलो कर रहा है, दूसरी मैंडेटरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि ये हो, ठीक है, ये होना जरूरी है। ऐसे दूसरा अगर रिलेशन लिखते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3 और इसके साथ में 1, 2 लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखो स्वयं का स्वयं से रिलेशन तो है, सभी का 3 अवयव हैं, तीनों का स्वयं से रिलेशन है। एक ज्यादा आ गया, मगर इनमें जो ज्यादा आया है इन्हीं में से आया, 1, 2 है, 1, 2 इसमें है। ऐसा तो नहीं है इससे अवयव अलग आ गया हो, ऐसा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्वतंत्र कंडीशन है। अगर और रिलेशन लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 4 ले लेते हैं, तो इसका मतलब बताइए होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 4 इसमें है ही नहीं। क्यों नहीं है, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या है, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसमें 4 जो अवयव है इसमें है ही नहीं, इस वजह से क्या होगा, ये स्वतुल्य नहीं होगा। अगर आगे ऐसे लिख रहे हैं, एक और रिलेशन लिखते हैं 1, 1, 2, 2 और 1, 3 लिख दिया हमने, बताओ ये होगा या नहीं। ये देखो स्वयं का स्वयं से रिलेशन देखो, सबसे 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है क्या, नहीं। हमने बताया था खुद का खुद से रिलेशन सभी के लिए होने चाहिए, ये कंडीशन थोड़ी अच्छे से ध्यान रखनी है। जितने तत्व हैं स्वयं का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए, उसके ज्यादा हैं तो ये चेक करना हमें क्या सभी तत्व इसके सेट ए के हैं, अलग तो नहीं है, जैसे अलग यहाँ 4 आ गया था, ऐसे इसमें कोई है, सभी 1 2 3 4 ही गिनती में आ रहे हैं, 1 2 3 4 है ही नहीं इसमें। इसका मतलब क्या है, ये इसमें 3 का स्वयं से रिलेशन है ही नहीं, इसका मतलब ये भी स्वतंत्र कंडीशन नहीं बनेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1। ये बताइए क्या होगा, यानी सबसे पहले चेक करो कि स्वयं का स्वयं से सभी के रिलेशन है, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है और 1, 2 इसी के अंदर आ रहा है, 2, 1 भी इसी के अंदर ही है सेट के। इसका मतलब ये क्या स्वतुल्य कंडीशन होगी। ये क्या हो गया, हमारा स्वतुल्य की कंडीशन बन गई, ठीक है। स्वतुल्य कौन से होते हैं, यानी खुद का खुद से संबंध तो हो, उसके साथ ज्यादा भी संबंध किसी के साथ रख रहा है, मगर किसमें से, सेट जो हमें गिवन है उसी में से सभी तत्व हों या अवयव हों, उनको क्या बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध कहते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए आप। आगे चलते हैं, तीसरा जो संबंध है वो है आपका, तीसरा जो संबंध है वो है आपका, उसे बोलते हैं संबंध, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। और सम्मित संबंध को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक, क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। क्या होता है, सिमेट्रिक संबंध, मतलब संबंध होते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं, इसकी कंडीशन कुछ अलग है। मान लो सेट ए ही ले लेते हैं, वही 1 2 3 1 2 3 ले लेंगे, एक सेट है, इसके लिए ही डिफाइन कर रहे हैं, यानी ठीक है। यानी कि अब हम लेते हैं, इसकी कंडीशन क्या है, ए रिलेशन टू बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये क्या है, ए रिलेशन टू बी, ए रिलेशन बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए का संबंध बी से है और वो किसमें, आर में आ रहा है। तो यहाँ अब अनिवार्य कंडीशन आ रही है, V रिलेशन टू ए, क्या है, B रिलेशन टू A, मतलब इसका अपोजिट, A का संबंध B से था तो B का संबंध भी A से होना चाहिए, अनिवार्य है R में, तभी वो क्या कहलाएगा, सम्मित संबंध कहलाएगा। फिर से देखो, A का संबंध अगर B से है, इससे A का संबंध अगर B से है और वो किसमें, R रिलेशन में जो हमें गिवन है उसमें दे रहा है, तो उसमें हमें B, A, मतलब B का रिलेशन A से भी देखना पड़ेगा, जरूरी है, तभी वो क्या होगा, यानी कि सम्मित संबंध होगा। जैसे इसे सादा भाषा में लिखें तो A, B बिलोंग्स टू क्या है, R, ठीक है। तो B, A
बिलोंग्स टू आर, उसमें होना जरूरी है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, संबंध, सम्मित संबंध कहते हैं, यानी सिमेट्रिक संबंध कहते हैं। इसमें ये जरूरी नहीं है खुद का खुद से संबंध होना जरूरी है, नहीं, 1,2 है तो 2,1 उसमें होना चाहिए, बस ये चेक करना आपके लिए, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम, सम्मित संबंध कहते हैं। और यहाँ पे लिख देना a, b बिलोंग्स टू किसमें होना चाहिए, सेट ए में। जो भी तत्व हैं वो सब किसमें होने चाहिए, सेट ए के होने चाहिए, उससे अलग ना हो। ये कंडीशन थोड़ी ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके लिए भी रिलेशन लिखते हैं। मान लो R1 एक रिलेशन लेता हूं मैंने ले लिया 1,1 2,2 3,3। क्या बताइए, ये जो है इसी सेट के लिए ले रहा हूं, क्या ये सम्मित संबंध होगा, बताइए। तो ये क्या है, बिल्कुल होगा सम्मित संबंध। वो कैसे होगा, देखो थोड़ा समझो। 1,1 मान लो मैंने 1 का 1 से रिलेशन देखा, तो इसका अपोजिट देखूंगा तो वो भी तो 1,1 ही आएगा। 1 का संबंध 1 से था, फिर भी 1 का संबंध 1 से लिखूंगा, ऐसे तो ऐसे ही तो आएगा। इसका मतलब किसी भी सेट में हम डबल चीजें लिखते नहीं है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कोई भी सेट है, जैसे तुम्हें मिला होगा मैथमेटिक्स मिल गया, उसमें m एक बार आ गया, दूसरी बार आ गया, तो सेट बनाते हैं तो उसके साथ क्या डबल कोई अच्छा नहीं लिखते, अलग अलग लिखते हैं, लिखते नहीं लिखते। तो ऐसे ही क्या है, कभी भी किसी भी सेट में डबल कोई चीज नहीं लिखी जाती। तो इसमें भी इसका अपोजिट 1,1 ही होगा, तो खुद का खुद ही होगा, ये समझ गए नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, 2 का 2 का खुद के खुद ही आ जाएगा, 3 का 3 का खुद का खुद ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका अपोजिट ये खुद ही है, इसका अपोजिट खुद ही है, इसका अपोजिट भी खुद है। इसका मतलब ये क्या हो गया, सम्मित संबंध हो जाएगा, ठीक है। अगर सम्मित संबंध ये हो गया तो एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो हमने 1,1 ले लिया और 1,2 ले लिया और 2,1 ले लिया, ठीक है नहीं। यहाँ देखो क्या बनेगा, एक है सम्मित संबंध। देखो पहले के लिए चेक करो, 1,1 का अपोजिट देखेंगे 1,1 के खुद ही आएगा, तो लिखने की दूसरे वाला लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो 1,2 है तो इसका 2,1 होना जरूरी है, तो इसका देखो अपोजिट अलग हो गया, तो ये अलग हो गया 1,2 और ये क्या 2,1, यानी कि ये पहले स्थान पर इसमें 1 है, दूसरे स्थान पर 2 है, इसमें दूसरे स्थान पहले स्थान पर 2 है, पहले स्थान दूसरे स्थान पर 1 है। तो इसका मतलब क्या है, ये किसका अपोजिट हो गया, क्या हो गया, अपोजिट। तो ये जो कंडीशन बन गई, इसका अलग अलग लिखना जरूरी है। यहाँ इसको 1,1 लिखोगे और 1,1 लिखोगे, इसमें कोई डिफरेंस है नहीं, तो इस वजह से क्या सेम ही हो जाता है। सेम चीजें एक बार ही लिखते हैं किसी सेट में, 2 बार नहीं लिख पाते, नहीं लिख सकते, ठीक है। इसी की कंडीशन की वजह से ये क्या 1,1 खुद का खुद हो गया ये रिलेशन, ये का 1 का 2 से, 2 का 1 से, तो इसका मतलब क्या ये हो गया, ये सम्मित संबंध होगा। ऐसा इसमें जरूरी नहीं है कि सभी होने चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो इसमें गिवन है यानी दे रखा है उसका अपोजिट होना जरूरी है, बस इतना देखना है, जो है उसका जरूरी है। देखो एक और बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। मान लो R3 एक सेट ले लिया, मैंने ले लिया 1,3 तो 3,1, इसमें इतना ही ले लिया, तो ये क्या है, ये भी एक सम्मित संबंध है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई जरूरी वाली कंडीशन है नहीं। जरूरी की कंडीशन केवल यही है, अगर A B से के साथ संबंध रखता है तो B A के साथ भी संबंध रखे, उसमें होना जरूरी है। रिलेशन R3 है, इसमें 1,3 है तो 3, इसका अपोजिट भी 3,1 इसमें है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सम्मित संबंध हो गया, ठीक है नहीं। ऐसे और भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि R हमने ले लिया 4, एक एग्जांपल 1,1 2,2 3,3 1, मान लेते हैं 2 ले लिया, इतना ही। ये बताओ ये होगा क्या नहीं। देखो ये क्या 1,1 एक संबंध है, मतलब खुद का खुद से हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा, 3,3 हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा 2 और 2,1 इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, गलत। ये क्या हो गया, गलत हो जाएगा, ये हो गया सम्मित संबंध, ठीक है। आज के लिए थोड़ा इतना ही काफी है। अगला नेक्स्ट चौथा रह गया है ट्रांजिटिव।